दोस्तों, आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जो असम के उन घने और रहस्यमयी बांस के जंगलों से जुड़ी है जिन्हें श्रापित माना जाता है। ये आप बीती मुझे असम के ही एक उभरते हुए यूट्यूबर ने भेजी है जो अपनी टीम के साथ एडवेंचर वीडियो बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा है क्योंकि उस रात जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अनिकेत, राजप्रभात, केशव और कौशल के उस सफर पर जहां मौत हर कदम पर उनका पीछा कर रही थी। अनिकेत, राजप्रभात, केशव और कौशल ये पांचों बचपन के जिगरी यार थे। इन सबको एक ही जुनून था, नाइट कैंपिंग। भारत के शायद ही कोई ऐसे घने जंगल बचे होंगे जहां इन पांचों ने रात न बिताई हो। ये अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे और इनके सब्सक्राइबर्स को इनका निडर अंदाज बेहद पसंद था। इसी वजह से इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। इन पांचों में अनिकेत सबसे अलग था। वो किसी से नहीं डरता था। उसे चाहे कितनी भी बड़ी चेतावनी दी जाए, वो उसे चुनौती समझकर पार करने की जिद पर अड़ जाता था। हालांकि बाकी चार दोस्त दिल के थोड़े कच्चे थे, लेकिन अनिकेत की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता था। एक रात अनिकेत अपने लैपटॉप पर अगली मंजिल की तलाश कर रहा था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो सबसे अलग हो, सबसे खौफनाक हो। कई जगहों के नाम सामने आए, लेकिन कहीं जाना बैन था तो कहीं उसे कुछ खास रोमांच महसूस नहीं हो रहा था। पूरी रात जागते हुए सुबह के 4 बज गए और उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब अनिकेत नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसका मूड काफी उखड़ा हुआ था। अनिकेत अपने दादा दादी के साथ रहता था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके दादा दादी उसे खतरनाक कामों से रोकते थे, पर अनिकेत की खुशी इसी में थी। तभी उनके घर में पिछले 10 साल से काम कर रही दामिनी काकी पानी लेकर आईं। उन्होंने अनिकेत का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अनिकेत ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं काकी, कुछ नहीं, बस ऐसी ही बात है। दामिनी मुस्कुराई और बोली, बेटा 10 साल हो गए तुझे देखते हुए। मैं जानती हूं कि कब तू सच बोल रहा है और कब झूठ। तभी अनिकेत की दादी वहां आ गई और ताना मारते हुए बोली, अरे दामिनी, इसे कैंपिंग के लिए कोई डरावनी जगह नहीं मिल रही होगी, इसलिए ये मुंह फुलाकर बैठा है। अनिकेत चिढ़ गया, दादी प्लीज, मैं सच में परेशान हूं। मुझे ऐसी जगह जाना है जहां आज तक कोई न गया हो, कोई ऐसी जगह जहां सच में रूहों का साया हो। दामिनी काकी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अनिकेत बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी जगहों पर जाना मौत को दावत देना है। अनिकेत हंसा, अरे काकी, आप भी इन भूत प्रेतों में विश्वास करती हो? ये सब बस लोगों को डराने के तरीके हैं। दामिनी ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, सब अफवाह नहीं होती। तुमने असम के उन बांस के जंगलों के बारे में सुना है? कहते हैं वहां की जमीन ही शापित है, जो वहां जाता है वो लौटकर नहीं आता। अनिकेत की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन पूछा, क्या खास है वहां, मुझे बताओ काकी। दामिनी बोली, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि वहां से गुजरने वालों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें दिमाग सोच भी नहीं सकता। वहां कुछ तो है बेटा जो इंसानों को पसंद नहीं करता। अनिकेत फौरन अपने कमरे की तरफ भागा और लैपटॉप पर असम बैम्बू फॉरेस्ट गोस्ट सर्च करने लगा। घंटों की रिसर्च के बाद उसे जो पता चला उसने उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। कहा जाता था कि उस जंगल में एक छलावा रहता है। वो आत्मा एक पुराने फॉरेस्ट रेंजर की है जिसने कई साल पहले उसी जंगल में अज्ञात कारणों से खुदकुशी कर ली थी। वो रेंजर अब एक बैम्बू घोस्ट बन चुका है। उसकी फितरत है लोगों को भ्रमित करना, उन्हें रास्ता भुलवाना और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देना। अनिकेत ने तुरंत अपने चारों दोस्तों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। भाइयों, हमारी अगली मंजिल मिल गई है। हम असम जा रहे हैं, वहां के बांस के जंगलों में रात बिताने। दोस्त पहले तो डरे, लेकिन अनिकेत ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह उनके चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होगा। उसने चालाकी से उन्हें उस बैम्बू घोस्ट की खौफनाक सच्चाई नहीं बताई।
वरना वो कभी तैयार नहीं होते। जब अनिकेत ने अपनी दादी को असम जाने की बात बताई तो वो बुरी तरह डर गई। बावला हो गया है क्या? दामिनी ने बताया ना कितनी खतरनाक जगह है वो। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अनिकेत ने जिद की, दादी ये मेरा करियर है, मुझे जाना ही होगा। दादी नहीं मानी। आखिर में अनिकेत ने एक नया पैंतरा चला। उसने कहा, ठीक है दादी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस प्रभात के घर जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, नए वीडियो की एडिटिंग की तैयारी करने। दादी भोली थी, वो मान गई। अनिकेत ने अपना सारा सामान पैक किया और रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा। अगले दिन पांचों दोस्त असम जाने वाली ट्रेन में सवार थे। 24 घंटे के लंबे सफर के बाद वो असम के एक छोटे से स्टेशन पर उतरे। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने एक स्थानीय बुजुर्ग से उस जंगल का रास्ता पूछा। उस बुजुर्ग ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और थूकते हुए कहा, बांस के जंगल, वहां क्यों जाना चाहते हो? क्या मरने का शौक चढ़ा है? कौशल ने कहा, अरे बाबा, हमें बस रास्ता बता दीजिए। बुजुर्ग ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, वहां तुम्हें कोई गाड़ी वाला लेकर नहीं जाएगा। शाम की बस पकड़ो, वो तुम्हें जंगल से 5 किलोमीटर पहले छोड़ देगी। वहां से पैदल जाना होगा, पर याद रखना उस रास्ते से सिर्फ जाने की गारंटी है, वापस आने की नहीं। शाम के 7 बज चुके थे। बस ने उन्हें एक सुनसान मोड़ पर उतार दिया। चारों तरफ अंधेरा था और कोहरा इतना घना था कि 2 फीट दूर का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा ऐसा था कि उनके अपने कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। प्रभात अपने भारी बैग को संभालते हुए बोला, यार अनिकेत, बहुत ठंड है यहां और यह रास्ता कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा? अनिकेत ने टॉर्च जलाते हुए कहा, बस आधा किलोमीटर और फिर जंगल शुरू हो जाएगा। राज का डर बढ़ता जा रहा था। भाई, यहां तो जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, हम भटक तो नहीं जाएंगे? तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखों में धूल भर गई। वो सब रुक गए। करीब 10 मिनट बाद जब हवा शांत हुई तो उनके ठीक सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड खड़ा था। अनिकेत ने उस पर टॉर्च मारी। बोर्ड पर लिखा था, सावधान, जंगल के अंदर झांकने की जरूरत न करें, जितना जल्दी हो सके इस रास्ते को पार कर लें। बोर्ड के पीछे छोटी लिखावट में कुछ और भी था। कौशल ने उसे पढ़ना शुरू किया। 40 साल पहले यहां के रेंजर ने आत्महत्या की थी। उसकी रूह आज भी यहां भटकती है। वो राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। कृपया अंदर प्रवेश न करें। ये पढ़ते ही सबके पसीने छूट गए, लेकिन अनिकेत ने बोर्ड उखाड़कर साइड में फेंक दिया और बोला, यह सब बकवास है, चलो अंदर। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, एक भयंकर सड़ी हुई गंध उनकी नाक से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हफ्तों से सड़ रहा हो। प्रभात ने अपनी नाक ढक ली। छी, ये कैसी बदबू है? जंगल के अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। बांस के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। जमीन ऊंची नीची थी। कोहरे की चादर और भी घनी हो गई थी। राज बोला, अनिकेत, यहां रुकना ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। अनिकेत ने कहा, नहीं, हम इतनी दूर आए हैं तो बिना वीडियो के नहीं जाएंगे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक सबसे आगे चल रहे अनिकेत का पैर किसी चीज पर पड़ा। एक करारी आवाज आई, जैसे कुछ टूटा हो। अनिकेत ने नीचे टॉर्च मारी और उसकी चीख निकल गई। उसके पैर के नीचे एक इंसानी खोपड़ी थी। वो खोपड़ी आधी जमीन में ढसी हुई थी और उसकी सूनी आंखें सीधे अनिकेत को देख रही थीं। राज ने डरते हुए टॉर्च चारों तरफ घुमाई। ओ मेरे भगवान, यहां तो हर जगह खोपड़ियां हैं। वहां एक नहीं बल्कि दर्जनों खोपड़ियां पड्डी थीं। कुछ पेड़ों के बीच फंसी थीं, कुछ जमीन से बाहर झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल लाशों का कब्रिस्तान हो। केशव हकलाते हुए बोला, अब अनिकेत, हमें भागना होगा, यह जगह शापित है। वो पांचों पीछे मुड़े, लेकिन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वहां अब सिर्फ घने बांस के पेड़ थे। रास्ता गायब हो चुका था। अनिकेत के भी अब पसीने छूटने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद हम रास्ता भटक गए हैं, कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है, शांत रहो। तभी उसे पास ही एक थोड़ी साफ जगह दिखाई दी। चलो
आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही रास्ता ढूंढ लेंगे। अनिकेत ने अपना कैमरा निकाला और एक बांस के पेड़ पर फिक्स कर दिया। ये सब रिकॉर्ड करेगा, डरो मत। उन्होंने वहां आग जलाई। आग की रोशनी में वो खोपड़ियां और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उन्हें ही घूर रही हैं। रात के 12 बज चुके थे। अनिकेत, राज और कौशल सो गए, जबकि प्रभात और केशव रखवाली के लिए जाग रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ों के हिलने की आवाज भी किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। अचानक केशव के सिर पर कुछ गिरा। उसने देखा, वो बांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। ये कहां से आया? तभी प्रभात के सिर पर भी एक टुकड़ा गिरा। फिर एक के बाद एक बांस के टुकड़े उन पर बरसने लगे। ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ खुद उन पर हमला कर रहे हों। प्रभात ने चिल्लाकर सबको जगाया, उठो, कोई हमें पत्थर या लकड़ियां मार रहा है। सब उठ खड़े हुए। राज की नजर पास की एक बांस की छड़ी पर पड़ी। वो छड़ी जमीन में सीधी खड़ी हुई थी और उसके ऊपर वही खोपड़ी रखी थी जो अनिकेत के पैर के नीचे आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खोपड़ी उस डंडे के सहारे खड़ी होकर उन्हें देख रही हो। राज जोर से चीखा। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। पक्षी फड़फड़ाते हुए पेड़ों से उड़ने लगे। अनिकेत ने टॉर्च मारी तो वो खोपड़ी फिर से जमीन पर गिरी हुई मिली। राज, तू पागल हो गया है? वो तो नीचे पड़ी है। राज कांप रहा था। नहीं अनिकेत, मैंने देखा, वो खड़ी थी, वो हमें मार देगा। रात के 2:30 बज रहे थे। अब असली खौफ शुरू होने वाला था। तभी उन्हें जंगल की गहराई से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी जानवर के गुर्राने की आवाज थी, लेकिन वो जानवर की आवाज कम और किसी भूखी रूह की ज्यादा लग रही थी। आवाज तेज होती जा रही थी। अनिकेत ने एक जलती हुई लकड़ी हाथ में ली। सब तैयार रहो, कोई जानवर आ रहा है। उसने पास पड़ी एक मोटी बांस की लाठी उठानी चाहिए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो लाठी अपने आप आगे खिसक गई। अनिकेत के हाथ हवा में ही रह गए। उसने दोबारा कोशिश की, लाठी फिर से आगे खिसक गई। अब अनिकेत को यकीन हो गया था कि दामिनी काकी की बात सच थी। ये कोई जानवर नहीं, ये छलावा था। अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। भागो, यहां से भागो! अनिकेत चिल्लाया। वो पांचों अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागने लगे, लेकिन वो जितना भागते उतना ही जंगल के अंदर फंसते जा रहे थे। अचानक रास्ते में पड़ा एक बड़ा बांस हवा में उछला और सीधे उनके चेहरों पर आकर लगा। अनिकेत की आंख के नीचे गहरा जख्म हो गया। राज की नाक से खून बहने लगा। वो सब जमीन पर गिर पड़े। दर्द और डर ने उन्हें जकड़ लिया था। अभी वो संभलते ही थे कि ऊपर से बांस के पेड़ों से एक पुतला लटकता हुआ राज के सामने आ गया। वो पुतला इंसानी खाल जैसा दिख रहा था। राज वहीं बैठकर रोने लगा। अनिकेत ने उसे खींचकर उठाया। रोने का वक्त नहीं है, हमें बाहर निकलना होगा। करीब 1 घंटे तक भागने के बाद वो वापस उसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने आग जलाई थी। वो उसी सर्कल में घूम रहे थे। अनिकेत फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे पता था यहां बैम्बू घोस्ट रहता है, फिर भी मैं तुम्हें यहां ले आया। राज ने गुस्से में अनिकेत को धक्का दिया। तू पागल है? तूने हमारी जान जोखिम में डाल दी। प्रभात ने कहा, लड़ना बंद करो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सड़क देखनी होगी। असम के उस शापित बांस के जंगल में रात के 3 बज चुके हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कनों की आवाज किसी नगाड़े जैसी सुनाई दे रही है। अनिकेत, राज, प्रभात, केशव और कौशल, ये पांचों दोस्त अब सिर्फ एक जंगल में नहीं बल्कि मौत के एक अंतहीन चक्र में फंस चुके हैं। आज की ये रात लंबी होने वाली है, बहुत लंबी। आग की लपटें अब बुझने की कगार पर थीं। पीली पड़ती रोशनी में उन पांचों के चेहरे किसी लाश जैसे सफेद पड़ चुके थे। अनिकेत की आंख के नीचे से खून का एक कतरा बहकर उसकी ठुड्डी तक आ गया था, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, क्या हम कभी यहां से बाहर निकल पाएंगे? राज, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। अनिकेत, तू कहता था ना कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। देख,
देख वो खोपड़ियां कैसे हमें देख रही हैं। वो मुस्कुरा रही है। अनिकेत, उन्हें पता है कि आज उन्हें 5 नए साथी मिलने वाले हैं। चुप कर राज, प्रभात चिल्लाया। अपनी हिम्मत मत हार। अगर हम दिमागी तौर पर टूट गए तो यह जंगल हमें कच्चा चबा जाएगा। प्रभात ने अनिकेत का कंधा हिलाया। अनिकेत, तू लीडर है हमारा, कुछ कर। ऐसे पत्थर बनकर बैठने से मौत टलेगी नहीं। अनिकेत ने धीरे से अपनी टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी। हमें यहां से हिलना होगा। यह जगह स्थिर नहीं है। तुमने गौर किया? जिस तरफ हमने आग जलाई थी वो पेड़ अब हमारे और करीब आ गए हैं। यह जंगल सांस ले रहा है भाइयों, यह जिंदा है। तभी केशव की आवाज आई, जो बिल्कुल धीमी और रुखी थी। पानी? मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। मेरा गला ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस पर रेगमाल रगड़ दिया हो। उनके पास मौजूद पानी की आखिरी बोतल भागते समय कहीं गिर गई थी। प्यास एक ऐसी चीज है जो इंसान को मौत के मुंह में भी ले जाती है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, कल 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 कल, जैसे कोई नदी या झरना बिल्कुल पास ही बह रहा हो। सुनो, पानी की आवाज। केशव अपनी जगह से उछल पड़ा। रुको केशव, यह जाल हो सकता है। कौशल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन केशव अब काबू से बाहर था। जाल हो या मौत, मुझे पानी चाहिए। वो टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में भागा। बाकी दोस्तों के पास कोई चारा नहीं था। उन्हें भी उसके पीछे भागना पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, बांस के पेड़ इतने घने होते जा रहे थे कि उन्हें रास्ता बनाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अजीब बात यह थी कि वो जितना आगे बढ़ते, पानी की आवाज उतनी ही दूर होती जाती। अचानक कोहरा छंटा और उनके सामने एक शांत काली नदी दिखाई दी। पानी इतना स्थिर था जैसे वो कांच का बना हो। केशव किनारे पर पहुंचा और पानी पीने के लिए नीचे झुका। ठहरो, अनिकेत ने अपनी टॉर्च पानी पर मारी। पानी के नीचे कुछ था, सफेद, बहुत सफेद। जैसे जैसे रोशनी गहराई में गई, उनकी चीख निकल गई। पानी की सतह के नीचे दर्जनों सफेद हाथ लहरा रहे थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। पीछे हटो, अनिकेत ने केशव को पीछे खींचा, लेकिन तभी नदी के बीच से एक काली परछाई ऊपर उठी। वो फॉरेस्ट रेंजर की आत्मा थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस चीख के साथ ही नदी का पानी खौलने लगा और उसमें से वही सड़ी हुई बदबू आने लगी जो उन्होंने जंगल में घुसते वक्त महसूस की थी। वो पांचों वहां से भागे। भागते भागते उनके पैर उलझ रहे थे। बांस की टहनियां उनके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। प्रभात, जो सबसे लंबा था, उसने एक तरकीब सोची। मैं इस ऊंचे बांस पर चढ़ता हूं, ऊपर से शायद मुझे सड़क या कोई रोशनी दिख जाए। अनिकेत ने उसे सहारा दिया और प्रभात तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। करीब 20 से 30 फीट ऊपर जाने के बाद प्रभात रुक गया। नीचे खड़े 4 दोस्त सांस रोककर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या दिख रहा है प्रभात? कुछ रोशनी दिखी? कौशल ने चिल्लाकर पूछा। ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। प्रभात की टॉर्च की रोशनी एक जगह ठहर गई थी। प्रभात, बोल भाई, डरा मत हमें। अनिकेत की आवाज में घबराहट थी। अचानक प्रभात के ऊपर से गिरने की आवाज आई। वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहां कोई सड़क नहीं है, प्रभात हकलाते हुए बोला। ऊपर से सिर्फ बांस ही बांस दिख रहे हैं, कोसों दूर तक। और वो हमें देख रहा है। कौन देख रहा है? राज ने पूछा। वो रेंजर, वो पेड़ों की फुनगियों पर खड़ा है, वो हवा में चल रहा है। अब पांचों दोस्तों के बीच फूट पड़ने लगी थी। डर जब चरम पर होता है तो इंसान अपनी इंसानियत खोने लगता है। राज ने अनिकेत का कॉलर पकड़ लिया। ये सब तेरी वजह से हुआ। तू हमें यहां मरने के लिए लाया है। तू चाहता था कि हमें सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन अब हमें सिर्फ कफन मिलेगा। अनिकेत चुप था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था। तभी जंगल में एक नई आवाज गूंजी। यह आवाज अनिकेत की दादी की थी। अनिकेत बेटा, घर आजा, बहुत रात हो गई है। अनिकेत चौंक गया। दादी यहां कैसे? वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कौशल ने उसे पकड़ लिया। पागल मत बन अनिकेत, ये वही छलावा है।
तेरी दादी यहां 800 किलोमीटर दूर से कैसे आएंगी? लेकिन वो आवाज इतनी असली थी कि अनिकेत का दिल पसीज गया। तभी राज को अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनाई दी, केशव को उसके पुराने दोस्त की। वो जंगल उनकी यादों का इस्तेमाल कर रहा था, उन्हें अलग करने के लिए। कान बंद कर लो, प्रभात चिल्लाया। कोई कुछ नहीं सुनेगा, बस सीधे चलते रहो। सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन सूरज की एक किरण भी जंगल के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी उनके सामने वही पुराना बोर्ड फिर से आया, वही बोर्ड जिसे अनिकेत ने उखाड़कर फेंका था। लेकिन इस बार उस पर खून की बूंदें टपक रही थीं। अचानक उनके पीछे से एक भारी आवाज आई, तुमने मेरी सीमा लांघी है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो रेंजर की आत्मा उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ 10 फीट लंबे हो गए थे और उसके नाखून बांस की तरह नुकीले थे। उसने अपनी उंगलियों से कौशल के कंधे को पकड़ लिया। बचाओ, कौशल चिल्लाया। उसके कंधे से खून की फुहार छूट पड़ी। अनिकेत ने अपनी जलती हुई मशाल रेंजर के चेहरे पर फेंक दी। रेंजर एक डरावनी चीख के साथ पीछे हटा। भागो, अब या कभी नहीं। वो पांचों अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस दिशा में भागे जिसे प्रभात ने उत्तर बताया था। पीछे से बांस के पेड़ गिरने की आवाजें आ रही थीं। रेंजर उनके पीछे था। वो पेड़ों के ऊपर से छलांग लगा रहा था। अचानक अनिकेत को दूर एक हल्की सी पीली रोशनी दिखी। वो देखो, वो सड़क की लाइट है। वो पांचों सड़क पर जाकर गिरे। जैसे ही उनके पैर पक्की सड़क पर पड़े, जंगल के अंदर से आ रही वो चीखें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। कोहरा सड़क के किनारे पर रुक गया, जैसे वो सड़क की सीमा पार नहीं कर सकता था। वो पांचों सड़क पर लेटे हुए थे, खून से लथपथ, हांफते हुए। सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। वो बच गए थे। लेकिन जब अनिकेत ने अपना बैग चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका कैमरा, उसका फोन और उसका सारा डेटा उसी जंगल में रह गया है। उसके पास कोई सबूत नहीं था यह साबित करने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ। ट्रक के आने और उनके घर पहुंचने तक का सफर एक धुंधली याद जैसा था। दोस्तों, अनिकेत और उसके दोस्त आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन वो रात आज भी उनके साथ है। अनिकेत ने उस दिन के बाद कभी कैमरा नहीं उठाया। राज आज भी रात को सोते समय चीख पड़ता है। असम के वो बांस के जंगल आज भी वहीं हैं, और वो रेंजर आज भी किसी नए ग्रुप का इंतजार कर रहा है जो उसकी चेतावनी को अनसुना कर दे। याद रखिए, हर एडवेंचर रोमांचक नहीं होता। कुछ जगहों पर मनाही का बोर्ड इसलिए नहीं होता कि आपको रोका जाए, बल्कि इसलिए होता है ताकि आप जिंदा रह सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा करूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लाइक करने के साथ साथ इसे उन दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिन्हें हॉरर कहानियां सुनना पसंद है। अगर आपने कहानी को काफी ध्यान से सुना है तो कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।